हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो फिजिक्स का है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैंने ये भी कहा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों एक ही चीजें नहीं होती, ये दोनों अलग अलग होती हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उनमें ये देखा कि सबको ये लगता, मतलब उन बच्चों को ये लगता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही चीज है, बस थोड़ा स्पेलिंग अलग हो गई है। नहीं नहीं जी नहीं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है, ये अलग अलग चीजें। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया है कि लाइट का आना किसी सरफेस से यानी किसी सतह पर पड़ना और पड़ के वापस जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? अपवर्तन प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया क्या कि प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं बात करूं कि ये अपवर्तन क्या होता है ना, तो समझिएगा। एक्चुअल में होता ये है कि लाइट रेज, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सीधी चलती हैं, सीधे रास्ते पर चलती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, माध्यम का मतलब जैसे हवा से पानी में जा रही हैं, या पानी से हवा में आई हैं, या हवा से वैक्यूम में गई हैं, इस तरह से, तो उनका जो एक्चुअल पाथ होता है यानी कि उनका जो सीधा रास्ता होता है, वो सीधे रास्ते पे ना चलकर थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? अपवर्तन। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, अब देखिएगा। बाइंडिंग ऑफ लाइट, बाइंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल when light rays entered from one medium to one medium to another medium। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाती हूं और जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उनका अपने रास्ते से जो विचलन होता है, यानी अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाना होता है, चाहे वो नॉर्मल की तरफ हटे या नॉर्मल से दूर हटे, उसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन का कुछ दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है। एक्चुअल में होता ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा यहां पे वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? वाटर, और ये हमारा एयर हुआ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या किया कि यहां से एयर से, ठीक है, एक लाइट रे को भेजा, मैंने टॉर्च जला के पानी में देखने की कोशिश की, तो होता क्या कि यहां से लाइट रेस आई, इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद जैसे ही उसे पता चला कि ये एयर है और ये वाटर है, यानी मीडियम अलग अलग है। मीडियम अलग होने का मतलब ये होता है कि जिन माध्यमों में जा रही है उनका घनत्व यानी उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो जब डेंसिटी अलग हुई तो वो आगे की तरफ बढ़ी, ये हमारा पॉइंट नॉर्मल, और ये चीज तो हम रिफ्लेक्शन में भी देख चुके हैं कि नॉर्मल वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइट आई, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे करके, लेकिन गई नहीं, लेकिन गई नहीं। जैसे ही वो क्या हुई कि एयर यानी कि जो कि एक हमारा कैसा रेयर मीडियम है, रेयर यानी कि आप विरल, विरल मीडियम है, और ये जो कि एक कैसा डेंस यानी कि एक सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है। तो जैसे ही वो विरल से सघन में जाती है, वो इस नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो देखा आपने कि उस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे करके,
लेकिन वो यहां से आके ऐसे करके मुड़ के चली गई। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, जबकि हमने तो पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, एक सीधे लाइन पे चलता है। तो फिर ऐसा क्या होता है प्रकाश में, या क्या होता है इन माध्यमों में, जिसमें प्रकाश की चाल अपनी जगह से, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। जैसे मैंने बताया था कि आखिर इसकी वजह क्या होती है रिफ्रैक्शन की, तो चलिए देखते हैं इसकी वजह क्या, कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का कारण। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, ये हमारी एक दूसरा माध्यम हमने यहां से बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी मत समझिए, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाइए और देखते जाइए। ये हमारा एक रोड हो गया, हाँ NH44 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, NH44। ठीक है, NH44 पे मेरी एक कार चल रही है, एक्चुअली मेरी नहीं, आप ही की चल रही है, मेरे पास तो है ही नहीं ना। तो ये रही मेरी एक कार। ठीक, चलिए मैं इसे ऐसे करके बना देता हूं, कुछ इस तरीके से कार चल रही है BMW। ठीक है, अब जब हमने देखा इस समय इस पोजीशन पे, देखिएगा इसके आगे के ये दोनों पहिए जो हैं, व्हील्स, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी समान समय में समान दूरी कवर करते हैं, तो उसका टेढ़ा नहीं होगा, वो तिरछापन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब अचानक से क्या हुआ, यहां पे एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट था, ढाबा। ठीक है, आपका मन, मेरा मन था कि मैं उतर के एक चाय पी लूं, ठीक है, चलो खाना भी खा लूं। तो मैंने अपनी गाड़ी को यहां पे लेके आया कुछ इस तरीके से, गाड़ी गलत बन गई, वही तो मैंने कहा ना, मेरे पास गाड़ी नहीं है इस वजह से। ठीक है, ये गाड़ी आई, अब मैं इसे रोड साइड से उतार रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे दलदल है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, मड, मड यानी कि दलदल है। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, देखा कि आगे दलदल है और मैंने अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेके गया। तो देखिए एक चीज को समझिएगा, अगर गाड़ी को इस साइड से उतारा तो गाड़ी का ये पहिया जो था वो पहले इस मड में उतरेगा। ठीक है, और अभी जो दूसरा पहिया है वो उसी गति से, उसी स्पीड के संग इतना डिस्टेंस और कवर करेगा। बात को समझिएगा मेरी। तो जब हमने क्या किया कि एक एंगल पे उसको मोड़ा, उतारा, तो एक पहिए जो था वो एक डेंसिटी यानी कि रोड से, ठीक है, रोड से जैसे ही दलदल में जाता है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। आप इसे दलदल मत समझिए, आप ये समझिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, पहले रोड अच्छा था, प्लेन था, तो गाड़ी उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो कैसा हुआ, दूसरी तरफ गया, मतलब मिट्टी में चलने लगी, तो स्पीड चाह कर भी तेज नहीं होती, क्योंकि उसकी पकड़ होती है, वो रोकता है, उससे टायर को रोकता है, गाड़ी को रोकता है। अब उसने रोका, तो जब ये टायर रुकने लगा, लेकिन अभी जो दूसरा पहिया था वो तो उसी गति से चल रहा है। अब जब चीज मेरी ऐसे ही चलती रहेगी, यानी कि एक तरफ से मैंने इसे हल्का कर लिया लेकिन दूसरी तरफ से वो तेज हो रहा है, तो गाड़ी जो होगी वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। देख पा रहे हैं आप कि गाड़ी जो है मेरी वो इस तरीके से ऐसे करके मुड़ने लगी। ठीक है, अब जब गाड़ी मुड़ने लगी तो उसका जो एंगल था वो ऐसे करके बन गया, क्योंकि हम गाड़ी को तो ऐसा कर नहीं सकते कि चौड़ी है लो पिचका के पतली कर लें, वो तो नहीं कर सकते ना, है ना। तो अब वो जब इस एंगल पे मुड़ गई तो गाड़ी की जो दिशा थी वो कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, ये वजह होती है रिफ्रैक्शन की। अब यही चीज जब कैसे होती है, प्रकाश के केस में होती है, यानी लाइट के लिए होती है। तो जरा देखिएगा कि कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि ये यहां से हमारी प्रकाश की एक पूरी बीम आती है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैंने देखा कि भाई पहली बीम जो है वो यहां पे आके टकरा गई, लेकिन उस समय तक दूसरी बीम यहीं पर आ पाई थी, यहीं पर आ पाई थी।
तो अब मुझे तो पता है कि भाई पहली बीम पहले टकराई है तो वो पहले ही इस मीडियम में एंटर कर जाएगी, लेकिन उस समय तक दूसरी बीम ने ये पूरा ऐसा जो पूरा ये डिस्टेंस दे रखा है ना, उसको कवर किया, तो उसकी दिशा पलट गई, बदल गई, थोड़ी सी दिशा बदल गई, और आगे की तरफ वो जब दूसरे माध्यम में गई तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़े। यही चीज कहलाती है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। और यही वजह होती है प्रकाश के अपवर्तन की, कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की गति में क्या होता है? बदलाव आता है। उस बदलाव को जब प्रकाश की बीम में देखा जाता है तो उसकी रेस कुछ इस तरीके से अपने एक्चुअल पाथ से, यानी कि जो उनका वास्तविक रास्ता था उससे थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं और वो आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, और रेस हमें कुछ, बीम हमें कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये था हमारा एयर माध्यम, ये था हमारा वाटर। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई एयर और वाटर में दोनों में डेंस कौन सा? डेंस मींस कौन सा गाढ़ा ज्यादा है, किसका घनत्व ज्यादा है? तो वाटर का जो डेंसिटी है ना, वो एयर से ज्यादा होती है। तो ये हमारा एक डेंस मीडियम हो गया, यानी कि कैसा? एक सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। इसकी बात करूं तो एयर की, तो ये कैसा होता है? रेयर। ठीक है, रेयर मींस कि ये विरल माध्यम हो गया। ठीक है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज हमारी निकल आई। अब एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन और रहता है कि आखिर कब कब हमारी रेस नॉर्मल की तरफ झुकेंगी, कब हमारी रेस नॉर्मल से दूर हटेंगी। तो समझिएगा, ये हमारा एक माध्यम रहा वाटर। ठीक है, ये हमारा एयर, ये हमारा वाटर। ठीक, यहां से हमारी कोई रे आई इस तरीके से। ओके, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन में भी पहले देख चुके हैं पुरानी वीडियो में, कि जिस पॉइंट पर ये आके टकराती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और वहां पर एक और इमेजिनरी लाइन बनती है जिसका नाम होता है क्या? नॉर्मल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब जब एयर से ये प्रकाश की किरण आई और इसने देखा कि अगला माध्यम डेंस है, तो ये क्या करती है? उस माध्यम की तरफ झुक जाती है। ठीक है, सॉरी, माध्यम नहीं, नॉर्मल की तरफ, यानी कि जो नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है उसकी तरफ झुक जाती है। ठीक है, अगर इसी किरण को, प्रकाश की इसी किरण को मैं यहां से उल्टा कर दूं, ठीक है, यानी कि मेरा कोई जो प्रकाश का स्रोत है वो पानी के अंदर रखा हुआ है और पानी से उसकी किरण निकल के कहां पे आ रही है? हवा में आ रही है, तो उसका जो झुकाव होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो क्लियर, आपने समझा क्या कि अगर रेयर से, यानी कि विरल से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगी, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये सघन से विरल में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। हमने रिफ्लेक्शन, सुनिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, परावर्तन में हमने एक लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें कहा गया था कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। कब? रिफ्लेक्शन में यानी कि परावर्तन में, परावर्तन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन में ये चीज कभी नहीं होती। रिफ्लेक्शन में ये सिर्फ एक ही एंगल पे होती है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। रिफ्लेक्शन में ये चीज कभी नहीं होती। यहां पे एंगल आई डज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इक्वल कहां होते हैं? किसी एंगल पे होते हैं या नहीं होते? तो चलिए उसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं, देखिएगा। ये रहा हमारा वाटर, ये हमारा एयर, वाटर। ठीक है, ये हमारा कैसा? विरल माध्यम हो गया, ये हमारा सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो चीज को समझिएगा,
अगर प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आ रही हो, यानी कि किस पर, यानी कि वो नॉर्मल पर ही आ रही हो, उस कंडीशन में हमारी प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के, यानी बिना टेढ़ा मेढ़ा हुए सीधी निकल जाती है। इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में एंगल I इक्वल्स टू एंगल R रहता है। ठीक है, यहां पे कोई भी विचलन नहीं होता। अब मैं आपको एक छोटी सी शब्दों में, कम शब्दों में इसकी वजह भी बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि यहां पे कोई विचलन नहीं होता। तो देखिएगा, जरा समझिएगा इसकी वजह क्या होती है। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश की एक बीम इस तरीके से आई, ठीक है, इस तरीके से आई, किसी समय पर वो यहां थी। अब हमने देखा कि उसकी दोनों जो ये हैं रेज हैं, वो पैरेलल हैं और होती ही पैरेलल हैं। प्रकाश की किरण की जो बीम की जो रेज होती हैं वो पैरेलल ही होती हैं। तो जब ये पैरेलली आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक ही समय पर दूसरे माध्यम को छुआ। अगर उन्होंने दूसरे माध्यम को एक ही समय पर छुआ, तो इसका मतलब कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसको ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ी होगी, नहीं, दोनों ने समान दूरी कवर की। तो यानी कि अगर मैं गाड़ी वाली बात करूं, तो इसका ये पहिया और ये पहिया एक समान टाइम पे पहुंचे और एक समान टाइम पर इन्होंने उस दलदल को छुआ, तो दोनों की गति एक साथ धीमी हुई और वो दोनों पैरेलली सीधे सीधे निकल गए। यानी कि इस अवस्था में गति में तो परिवर्तन होगा, वो तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन इस समय पे, इस अवस्था में कोई भी विचलन नहीं होगा। प्रकाश की बीम सीधी आई थी और दूसरे माध्यम में सीधी ही जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं रहेगा। तो देखिए, आज मैंने आपको ये सब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का डेफिनेशन, अपवर्तन की वजह, उसका कारण सब बताया। और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद अपवर्तन का कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो अभी भी आपके मन में है, जहन में है, तो आप प्लीज उसे कमेंट करके बताइए। हम अगली वीडियो में उसी पर बात करेंगे, ठीक है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द स्टडी स्कैन के संग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के संग। ओके, बाय बाय।